संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। तो दो लेंस हैं जो कि कैसे रखे हैं, संपर्क मतलब एक में जुड़े हुए हैं। एक लेंस, अब एक लेंस ये बन गया है, इसका जो दूसरा लेंस बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि संपर्क में रखा है। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी। तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया है, ये मुख्य अक्ष हो गया है, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी हमको निकालनी है। तो पहले लेंस को हमने L1 मान लिया, दूसरे को L2 मान लिया। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ली है, ऑब्जेक्ट लिया है O। ठीक है, मुख्य अक्ष पर क्या ली है, एक वस्तु ली है। अब जो वस्तु ली है इससे प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है पहले लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है। अब ये जब प्रकाश किरण आपतित हुई है तो अब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो कैसी हो जाएगी, थोड़ी तिरछी, क्या सीधी कर दो इसको, ऐसे इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। अब जब ये प्रकाश किरण इस लेंस से निकलेगी, तो ये जो है बिल्कुल अभिलंब की ओर नीचे की तरफ झुक जाएगी। मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, इसका प्रतिबिंब आई यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इसको आइडियस बनाओ, बनाते जाओ, रुक जाओगे, बनाते जाओ। तो ये अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पहले लेंस को अनुपस्थित मान लेते हैं। ठीक है, पहले लेंस को क्या मान लेते हैं, अनुपस्थित मान लेते हैं। दूसरे लेंस की ओर चलते हैं। दूसरे लेंस पर ये प्रकाश किरण डायरेक्ट इस पे अगर जाती है तो ये तो इसका हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जब ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो डायरेक्ट उसका वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा आई। तो ये दूरी इसकी u हो गई। और हाँ, और एक बात बताएं, ये जो आई प्रतिबिंब बना है, तो इसके लिए ये आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, समझे। ये जो आई डैश बना है पहले लेंस के द्वारा और दूसरे लेंस से बना है आई, तो इस आई के लिए वस्तु का कार्य करेगा आई डैश और इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा यू। बात समझे। तो यहां पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी v और यहां से इसकी दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी जाएगी, समझे, ये दूरी हो जाएगी। जब ये वस्तु का कार्य करेगा, इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो भी इसकी दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी ना। तो v बराबर क्या रखेंगे, v डैश रखेंगे, उधर से रखेंगे तब जब ये लेंस कैसा होगा, अनुपस्थित में होगा। लेंस L2 के लिए निकालेंगे तब ये वस्तु का कार्य करेगा, लेंस L1 के लिए निकालेंगे तो ये वस्तु रहेगी, ये वाला प्रतिबिंब रहेगा। ये बन गया, लिखो इसमें माना दो पतले लेंस L1 व L2 है, हम लिख दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लेना। माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं। दो पतले लेंस L1 व L2 को
संपर्क में संयुक्त करके रखा गया है। संयुक्त करके रखा गया है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2, इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। ठीक है। अब पहले लेंस के लिए यदि देखो, यदि लेंस L2 ना हो, यही तो हमने कहा था अभी, लेंस पहले जब L1 के लिए निकालेंगे तो लेंस L2 को अनुपस्थित कर देंगे और उसके लिए निकालेंगे तो इसको अनुपस्थित कर देंगे। समझे? लेंस L2 ना हो, यदि लेंस L2 ना हो, लेंस L2 ना हो तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। L2 ना हो तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब जब ये नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? I डैश पर बन रहा है। तब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र बताएंगे अंकित, बोलो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर मत बनाना, लेंस निर्माता मत बताना, लेंस मेकर बताना। जो हाई स्कूल में पढ़ना बनापान F बराबर बनापान B बनापान U, ये तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है। तो 1/F = 1/B प्लस 1/U। अब किसके लिए निकालेंगे? किसको अनुपस्थित किया है? किसको किया है? L2 को किया है। ठीक है। तो किसके लिए निकालेंगे? L1 के लिए। पतले लेंस L1 के लिए क्या करना? किसके लिए निकालेंगे? पतले लेंस L1 के लिए, पतले लेंस L1 के लिए। जब L1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? L1 के लिए निकालेंगे तो 1/F की जगह पे क्या रखा जाएगा? पहली फोकस दूरी F1 है इक्वल टू 1/B की जगह पे क्या रखा जाएगा? B की जगह पे B डैश काम कर रहा है। ठीक है। B की जगह पे B डैश माइनस U की जगह पे तो U ही रहेगा। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब दूसरे लेंस के लिए अब क्या करेंगे? लेंस L1 को अनुपस्थित मान लेंगे। लेंस L1 को अनुपस्थित मान लेंगे तो उस I डैश के लिए I डैश वस्तु का कार्य करने लगेगा। ठीक है। जब इसको अभी थोड़ी देर नहीं है, ये वाला खत्म मामला इसका। ठीक है। तो इसके लिए अब L2 की वैल्यू निकाली जाएगी। लिखो लेंस, इन नोट हो गया ये वाला? हाँ, करते जाओ। अब बोल लिख जाए तो लिखना ना पड़ेगा। अब I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, तथा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर बनता है, तथा इसका
प्रतिबिंब आई पर बनता। अब इसमें तुम्हें फिर वही मामला यही करने का, ये लेंस का सूत्र इसी पे चलना है। तो 1/f की जगह पे क्या हो जाएगा, f2, f की जगह पे f2, 1/, इस बार में b की जगह पे क्या रहेगा, b की जगह पे v रहेगा, क्योंकि I पर प्रतिबिंब बन रहा है तो b की जगह पे v रहेगा, माइनस u की जगह पे क्या रहेगा, इस I के लिए ये I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, b डैश। तो u की जगह पे क्या हो जाएगा, v डैश। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इधर बार नोट हो गया सबका, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ो सब, क्या जोड़ो, समीकरण f3 कहाँ जोड़ने करना, तो तुम का बोल रहे थे क्या, तो f3 कहाँ दिया होगा, तीसरा लेंस कहाँ है जिसकी फोकस दूरी f3 हो जाएगी। अरे गुरुजी जे आई दे रहा बता रहे 1/f1 है और जो नीचे है 1/f2, तो जे गुरुजी जोड़ रहे हैं। हाँ, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ना है, हाँ, राइट का राइट में जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ा कैसे आता है, कैसे जोड़ा जाता है, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f1 और प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस फिर 1/v और माइनस 1/v डैश। कितना बढ़िया, देखो 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो गया है। तो बचा क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/b। इसको पहले लिख लो, 1/b माइनस 1/u। समीकरण 1 में शुरुआत में ही पहले लिखवा दिया था हमने, समीकरण 1 से क्या लिखवाया था, 1/b माइनस 1/u बराबर में 1/f था, है लिखा है। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में लिखा हुआ है 1/f1 बराबर 1/b माइनस 1/u। हाँ, ये लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, इसकी जगह पे 1/f रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। हेडिंग क्या थी, यही तो हेडिंग थी, देखो ना, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन, दो पतले लेंस हैं उनकी संयोजन माने जुड़ के, तो जुड़ने के बाद आगे की फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस दूरी निकल आई। अगर एक लेंस उत्तल हो, दूसरा कैसा हो, अवतल हो, तो अवतल में क्या होता है, अवतल में फोकस दूरी माइनस हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लिख दें यहां पर, अगर पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो, तब क्या होगा, पहले तो f1 यानी कि ये तो उत्तल में है, धनात्मक रहेगा, f2 किस में रहेगा, अवतल में, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1/f1 माइनस 1/f2 प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 1/f निकल आई फोकस दूरी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, नोट कर लीजिए। तो ABCDE पूरा एक जो है, ये पूरा अपवर्तक, मतलब ये
कांच का टुकड़ा है पूरा। अब इसमें जो है ये ऊपर से बना दिया है, एक नीचे से भी आकृति काट लेते हैं इसकी, ऐसे एक नीचे से भी आकृति काट लेते हैं इस तरीके से, ABCDE और मान लीजिए F हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और इसके ऊपर लगा दी, लंब डाल दिया इस तरीके से। अब इसमें तुम्हें ये देखना है कौन सा इसमें त्रिभुज है और कौन से इसमें आयत, यानी कि जो वर्गाकार भाग के जो बने हैं, कितने इसमें वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। प्रिज्म में कितने त्रिभुज होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, वो देख लीजिए। तो पहली बात तो इसमें ये क्या है, ये प्रिज्म कोण हो गया, ये इसका क्या है, इधर से इधर ये प्रिज्म की एक कोर है, क्या होती है, या बोल सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि इधर से ही हमें कोई अगर प्रकाश किरण इधर से ही आपतित करनी होगी, समझे। ये आकृति बाहर निकाल देते हैं, इसको आकृति को बाहर निकाल, ठीक, ABC प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण जो है कितने अंश का होता है, प्रिज्म कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। प्रिज्म कोण के जो मान होता है कितना होता है, 60 अंश का होता है। हाँ, क्या बता रहे थे, प्रिज्म में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज 2 त्रिभुज, त्रिभुज कितने हैं, 2, ABC और DEF है, 2 त्रिभुज हैं, ABC तथा त्रिभुज EDF कुछ भी कर दो, EFD कर दो, EFD कुछ भी करो जो इच्छा हो, ठीक। 2 त्रिभुज हो गए। और आयत कितने हैं, आयत या वर्ग जो भी हैं तो कितने हैं, ABFE, देखो इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है चारों तरफ से, तो ये क्या बन जाएगा, ABEF, एक आकृति हो गई आयत की। दूसरी कौन सी है, AFDE है, AFDC, एक और आकृति इसमें त्रिभुज, ये क्या है, BCDE, ठीक है, एक और है BCD। 3 इसमें क्या होगा, 3 आयत या वर्ग जो भी हो, तो और 2 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में प्रिज्म में 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं, ठीक। इसके बाद ये सब लोगों का बन गया, बना लो इसे। इसके बाद तुमको जो है करना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो ये डायग्राम बना ले। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो ये तुमको चित्र द्वारा समझाते हैं, और जो चित्र में होता जाए, जो चित्र में हो वही तुम्हें लिखना है, ठीक है, जो चित्र में हो वही लिखना है। इस तरीके से हमने एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म ABC एक प्रिज्म, सबसे पहले तुमको क्या लिख देना है, माना ABC एक प्रिज्म है, बस स्टॉप कर दो, आगे जो करो वो लिख लो, फिर आगे जो करो वो लिख लो, समझे, वही इसमें हो जाएगा, बस इतना ही है, और कुछ करना ही नहीं। एक प्रिज्म बनाया, तो ये इसका इधर वाला भाग AB रेखा और AC रेखा, ये जो इधर नीचे रेखा BC है, इसको बोलते हैं आधार, समझे। कर्ण इसमें नहीं है, कर्ण नहीं, कर्ण विकर्ण कर दो, हाँ। तो ये इसका अपवर्तक पृष्ठ AB, अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण डालते हैं, अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण डालते हैं। कौन सी प्रकाश किरण डालते हैं, मान लीजिए PQ हमने एक जो है क्या डाली है, PQ एक प्रकाश किरण डाली है, या बोल सकते हैं प्रकाश किरण गिरती है, समझ गए। तो इस तरीके से अब जब ये प्रकाश किरण शीशा, ये प्रिज्म क्या है, शीशा है, शीशे में प्रवेश करती है तो नियम वही लगेगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो एक माध्यम यानी कि इधर से वायु है, अब कांच में प्रवेश कर रही है। तो इसका नियम क्या था? इसका नियम था अविलंब की ओर झुक जाना। तो हम इस पे पहले अविलंब बना लेते हैं। पहले हमने क्या बनाया है? इस तरीके से इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए एक जो है इस तरीके से मान लेते हैं हमने एम एक अविलंब खींच दिया। यमन अविलंब खींचा है तो इस अविलंब की ओर ये जो PQ आपतित किरण है ये झुक जाएगी। झुक जाना का मतलब इस तरीके से जाएगी। झुकी है कि नहीं झुकी है? ऐसे जा रही थी, नीचे की तरफ क्या हो गई है? मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए यार। वो भी उसका भी काम है, उसका भी काम है, उसका भी काम है। कहां चला गया ये? यानी कि ये प्रकाश किरण को इस तरीके जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं गई अविलंब की ओर। जब ये बाहर की तरफ निकलती है तो फिर एक जो है अविलंब बना देते हैं इस तरीके से, यमन, और ये मान लेते हैं यम डैश और यम डैश हो गया। फिर ये प्रकाश, फिर ये जो है क्या होगी? जब ये बाहर निकलेगी इस तरीके से फिर झुक जाएगी। जिस एंगल से इधर गई है उसी एंगल से इधर तरफ झुक जाएगी। तो आपतित किरण का ये आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण को आई कहते हैं। अपवर्तन होता है तो ये हो जाता है अपवर्तन कोण। ये तो अपवर्तन हुआ है क्योंकि अविलंब क्यों झुका है, यही क्या है? अपवर्तन हुआ है। तो ये आई हो गया, ये वाला क्या हो गया है? आर हो गया है। आगे की ओर बढ़े तो ये जैसे इसका ये परिच्छेद पृष्ठ है तो वैसे ही इसका ये परिपृष्ठ है। अगर उधर से डाला जाएगा तो ये फिर आई हो जाएगा। दिमाग में फिर बैठा तुम्हारे, ये आई है तो ये क्या हो जाएगा? आई डैश मान लेंगे इसको, ठीक है? बस करो, बस करो। ये क्या हो जाएगा? आई। हमें क्रियाएं जो है सब दिखाती है, देखा तो ना पड़ गया, हम सीधे बैठो। ये आई है तो ये वाला क्या हो जाता है? आई डैश। जब ये आई डैश ये हो गया है तो इसका ये अपवर्तन कोण हो जाएगा तो आर डैश हो जाएगा, ठीक है? जब ये आर डैश हो गया है, जब इस प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरण कहती है हमें तो बढ़ाया ही नहीं तुमने पीछे, ठीक है? जब ये किरण पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इसका कोण बन जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं डी बिंदु है और डी बिंदु पर एक कोण बन जाता है क्योंकि ये किरणें जो है कैसी हो गई थी? अपने मार्ग से विचलित। मार्ग से क्या हुई थी? विचलित। अब जब ये विचलित हुई है तो इसका ये कोण कौन सा हो जाता है? विचलन कोण। समझ गए? हाँ, तो विचलित किरण का विचलन कोण डेल्टा यम। समझ गए? जो इसने किया है वही इसमें क्या करना है? छाप देना है कि यही हमने जो है चित्र में किया है। यही होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्तन। बात समझ गए? लिख के तुम लोग लेके आओगे, हम चेक करेंगे, नहीं तो हम कल लिखवाएंगे इसका। जब श्वेत प्रकाश किरण यानी कि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे बात मुख्य ये है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना तुम लोग पढ़ चुके हो। प्रकाश की अपवर्तन घटना क्या थी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब की ओर जाती है। तो इसका अविलंब यहाँ पर बनाया नहीं हमने, तो तब तक के लिए हम आधार मान लेते हैं ये अविलंब है। आधार है कि नहीं है? तो ये प्रकाश किरण जब ये श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो आधार की ओर क्या करेगी? इस तरीके से जाएगी। तो ABC हमारा एक प्रिज्म है। ABC एक क्या है? प्रिज्म है। तो इस तरीके से जब ये प्रकाश किरण गुजरी, अब गुजरते ही क्या हुआ कि ये जब बाहर की भी तरफ जाएगी, ये इस तरीके से बाहर की तरफ भी गई। तो जिस रास्ते से जिस एंगल से इधर की तरफ जा रही थी उसी एंगल से बाहर निकली है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो बोलते ये PQ एक क्या है? PQ एक जो है PQ एक प्रकाश किरण है जो प्रिज्म के AB अपवर्तक पृष्ठ पर यही तो लिखना है। PQ एक पहले यहाँ पर क्या लिखना है? हेडिंग क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का
ABC ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, माना ABC माना ABC एक प्रिज्म है। माना ABC क्या है, प्रिज्म है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, PQ प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। लिख लो ना या पढ़ते कुछ भी लिख लो। PQ जो कर चुके हो लिख लो उसको पहले। PQ प्रकाश किरण, PQ प्रकाश किरण प्रिज्म के ये भी पृष्ठ पर गिरती है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। अपवर्तन के बाद क्या होगा इसमें, अब प्रकाश या लिख सकते हो, अपने प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर या लिख सकते हो आधार की ओर जाती है। ठीक है, लिख सकते हो यहां पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर आधार की ओर झुक जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये अविलंब भी इसमें बनाना चाहो, विलंब बना लो, अविलंब बन गया, खत्म कहानी। इस पे एक विलंब डाल देते हैं, अविलंब बन गया। मान लेते हैं हमने अविलंब डाला है, इसके बिंदु जो है उसके बिंदु M1 N1 है, एक M1 मान लेते हैं, दूसरा N1 है। ठीक है, और इससे प्रकाश इस पे इससे लंब डाल देते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा तिरछा क्यों जा रहा है भाई, इस तरीके से। तो ये मान लेते हैं M2 है और N2 है। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हो पर अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुका दो। अब तो इसमें अविलंब भी बना दिया है, तो अविलंब की ओर जाती है, बात सेम है। ठीक है, विचलित होकर अविलंब M1 N1 तथा M2 N2 की ओर झुक जाती है। समझिए, तो काम इसमें कर चुके हैं, इतना काम जो है चित्र में हो गया है। अब इसमें क्या क्या करते हैं देखो ध्यान से। जब श्वेत प्रकाश कण जो है प्रिज्म से होकर गुजरी PQ और R और S, ठीक, तो ये इधर से जब प्रकाश किरण जा रही थी तो ये आपतित किरण है, तो इसका ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण कौन सा हो जाएगा, I मान लो, I1 मान लेते हैं, I' मान सकते हो, I1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, I1 मान लिया हमने, ये प्रकाश किरण कौन सी हो गई, I1 हो गई। अब ये जब इधर की तरफ पहुंची तो अपवर्तित हुई, तो ये वाला कोण सा हो जाएगा कोण R1, ये कोण कौन सा हो जाएगा R1। अब आगे की तरफ प्रकाश किरण जा रही है, पहुंची प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर जो है क्या हुआ, ये प्रकाश किरण जो है जब जिस रास्ते से जा सकती है उस रास्ते से आ भी सकती है। इस घटना को एक नाम जानते हो क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कहते नहीं कहते हैं, कब होगा, जब इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। समझ गए, इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोल देते हैं। तो जब ये आ सकती है तो ये कोण ये वाला क्या हो जाएगा, ये I1 है, तो दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा I2, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये I2 हो गया है, जब ये I2 हो गया तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, I2 हो जाएगा। इस किरण ने कहा कि तुम जो है ऐसे मुड़ गई थी, हमको जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना, समझे। ये कह रहा है कि मुझे इस तरीके से जाना चाहिए था, कह रहा तुम क्या मुड़ गए था, हमें पीछे बढ़ाओ, आवाज करो। इस तरीके से जब पीछे बढ़ाया हमने
तो पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु हमको कोई मिल गया डी भी, कुछ भी ले लो। तो यहां पर जो कोण बना है उसको कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। डेल्टा एम बोल सकते हो या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है, खाली डेल्टा बोल सकते हो। समझ गए बात? यही बात इसमें तुम्हें अभी इसमें पुट कर देनी है जो ये कर चुके हो। तो तुम बना लो सब लोग, दर्पण लगाना है, लगा लो, चाहे लगाना चाहो कोई दिक्कत थोड़ी ना। याद रहेगी ना? बात तो याद है, ये सिद्धांत वाली बात चित्र बनाई थी। बाद में तुम आए हैं शायद। कौन? हम? तुम ना आया तो लगेगा। हो गया? समझ में नहीं आता तो क्रिमिनलता या गन्ना करे जरूर बना दिया। बनाना चाहो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें नुकसान नहीं करेगी, तुम्हें कतई नहीं कर सकती है। मतलब फायदे करेगी, फायदे करेगा, घाटा तो उसमें कुछ होने नहीं है। थोड़ा सा अविलंब ना डालने। हाँ, अब इसमें है क्या क्या? अविलंब लिख दो, अलग से लिखवा दें यहाँ से, देखो ऐसे लिख दो। इसमें है क्या क्या? चित्र द्वारा, ऐसे लिख सकते हो, चित्र द्वारा। क्या चित्र द्वारा? एबीसी क्या है जो इसमें लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? प्रिज्म है, और प्रिज्म में एबी और एसी क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। अगर ये ना लिखना चाहो तो इस तरीके लिख सकते हो, AB बराबर AC बराबर अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, AB और AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ हो गए। और इसमें दूसरी चीज क्या है? नीचे वाला बचा हुआ है BC लिखो, इसमें क्या है? BC क्या है? आधार है। और ऊपर A क्या है? कोण A क्या है? प्रिज्म कोण है। ठीक है क्या हुआ? प्रिज्म कोण है। और बताओ, और इसमें कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ वो भी लो। PQ क्या है? PQ कहाँ की क्यू कहाँ चला? PQ है आपतित किरण। जो अगर ये ना लिख पाओ तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। PQ क्या है? PQ एक आपतित किरण है। और QR क्या है? QR है अपवर्तित किरण। और RS क्या है? RS जो है निर्गत किरण है। हाँ, निकल लेगी ना, उधर से देखोगे तो वो आपतित हो जाएगी, ये निर्गत हो जाएगी। हाँ, ये निर्गत हो जाएगी ये वाली। तो इसमें ये देते हैं PQ क्या हो गई? PQ बराबर हो जाती है आपतित किरण, और QR क्या हो जाएगी? QR हो जाएगी अपवर्तित किरण। अब इसमें ये तो विचलन कोण हो गया है। विचलन कोण है कौन सा? ये भी लिख दो, UPS। आप उन्होंने देखना है और मैं बनाऊंगा। विचलन कोण की परिभाषा लिख दें यहाँ पर, अगर ना जानते हो वो भी लिख दें। आपतित किरण, आपतित किरण इसकी ये परिभाषा है। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण चिलक आपतित किरण और निर्गत किरण, जब किरण जो जा रही थी सामने और ये निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ाया, इसके मध्य में ही तो कोण बना हुआ है, विचलन कोण कहते हैं। अब बताओ, अब ठीक लगी? अच्छी तरह समझ में आएगी। विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के लिए चित्र एकदम थोड़ा ध्यान दो, बढ़िया करके। क्या देना है ध्यान? इसमें तुम्हें यह बताना है कि आपतित किरण का कोण I1 है और अपवर्तित किरण का कोण R1 है। ये पूरा कोण I1 है तो इसके सामने का ये पूरा कोण
तो ये कंस कितना हो जाएगा। तो ये I1 है तो सामने का भी क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, यानी कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। कैसे, शीर्षाभिमुख। लिख दे यहाँ पर M1 Q P1, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। M1 Q P, M1 Q P, और दूसरा क्या है, दूसरा है U Q O, दूसरा है U Q O। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और बराबर किस कारण है, क्योंकि ये कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब मुख इनके आमने सामने है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर ये I1 है तो सामने का ये भी कैसा होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला कोण R1 है तो I1 सामने का होता है, ये बचा वाला कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला कोण R1 है, ये सपोज दैट ये इस तरीके से कोण दिया है, ऐसे इस तरीके दिया है, ठीक है, और ये रेखा बीच में से खींची हुई है, तो ये I1 है, तो ये भी पूरा कैसा होना चाहिए, I1 होना चाहिए, और बीच में R1 ये नीचे अटक गया आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1, समझ गए। तो ये कोण हमारा जो हो जाएगा I1 माइनस R1, ठीक। इधर से देखते हैं, इधर से ये I2 है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, हाँ ये हो जाएगा I2 माइनस R2, बात समझ गए। ये वाला जब ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक। अब हमने ऊपर जो है कुछ प्रमेय लिख रखी है। विचलन कोण यूटीएस में, विचलन कोण कौन सा है, यूटीएस। यूटीएस में दिया कितना है, डेल्टा, ठीक है। त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, त्रिभुज लिया है TQR, त्रिभुज TQR, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, इतना ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में TQR लिया है, और इसमें प्रमेय कौन सी लगाई है, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय कौन सी लगाई है, अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के। बाह्य कोण कौन सा है, डेल्टा है ना, तो क्या लगाएंगे, कोण यूटीएस बराबर अंतः कोण कौन सा हो जाएगा, कोण TQR, ये वाला TQR प्लस TRQ, इधर से ये कोण है, इधर से ये वाला कोण है, ठीक है, ठीक है, बोल तो दिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये तो डेल्टा दिया ही है, बराबर TQR कितना दिया है, I1 माइनस I1 माइनस प्लस, और ये कोण कितना दिया है, I2 माइनस R2, ये कोण दिया है I2 माइनस R2। तो एक ब्रेकिंग में I1 और ये दोनों वही लिखिए क्या, सही तो, हाँ, तो ये एक ब्रेक मतलब I1 और I2 को साथ में ले लो, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, और यहाँ पर माइनस के R1 है, माइनस का R2 है, माइनस चिन्ह इसमें ले लो कॉमन, अंतर बच जाएगा R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 1। नोट करो जरा इसे। त्रिभुज OQR में देखो, त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं OQR में, त्रिभुज बहुत है, एक चतुर्भुज इसमें है OQR, अभी इसका भी प्रयोग होगा, चतुर्भुज है तो हमें जिसकी जरूरत है उसको देखते हैं। त्रिभुज OQR में ये जो अंदर वाला कोण है कितना है, अंतः कोण, हमें कौन सा लेना होगा, बाहर के नहीं लेना है, अंतः कोण R1 प्लस R2, और त्रिभुज OQR बराबर कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, होता नहीं होता है, अंदर वाले कोणों का अंश 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज OQR में, तो OQR में क्या है, अंतः कोण R1 प्लस R2 प्लस एक कोण और बचा हुआ है, ये भी लिखो OQR पूरा।
ओ क्यू आर बराबर 180। इस ओ क्यू आर, ये जो ओ क्यू आर है इसको यहाँ रखो और इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा कोण ओ क्यू आर बराबर 180 अंश माइनस R1 R2 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, R1 प्लस R2। समीकरण नंबर 2। चतुर्भुज लेते हैं अब कौन सा, एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ओ क्यू ए आर में, ठीक है, या ऐसे हम लोग ओ आर क्यू ए में ऐसे कर सकते हैं। तो चतुर्भुज बना लो, इसे लिखो उसमें क्या ओ क्यू ए आर, ये ऊपर वाला लिख दिया सब लोगों ने, ये मिटा देते हैं फिर भी जो क्यू आर लेकिन मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो समीकरण समीकरण गड़बड़ करेगा। तुम्हारी कॉपी में जाके देखो रे, बता बहुत आप लोग हमने तुम्हारी कॉपी में बहुत कोई बात नहीं। देखो अब इसमें चतुर्भुज ओ क्यू आर में जो कोण दे रखे हैं उनको नोट करिए। कोण क्यू दिया है, कोण ए दिया है, अब कोण ओ क्यू आर दिया है, अब कोण आर दिया है लास्ट में। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होगा। का आपने चतुर्भुज 18 नहीं सकते था, 18 नहीं सकते, सही कहा। तो क्या लिखेंगे इसमें, कोण Q प्लस कोण A ऊपर वाला, ठीक है, प्लस जो हमने ये माना है ये वाला कोण O Q R प्लस लास्ट में कोण कौन सा है, कोण R बराबर 360। कोण Q जो है किस पे है, लंब रेखा पर है, और लंब रेखा पर बना कोण 90 के बराबर होता है, पता होना चाहिए, होता है। लंब रेखा पर बना कोण कितना इसका होता है। अब कोण A है हमारा त्रिज्यीय कोण है तो यही रहेगा, ये रखो ना उसको, ये होता 60 अंश का है, यही रखो, प्लस ये कितना है, ये ओ क्यू आर कितना है, ओ क्यू आर समीकरण नंबर 2 में है, कितना है 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, तो इसे ले लेते हैं 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, और प्लस कोण R जो है ये भी लंब रेखा पर बना हुआ है, ये भी कितना होगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हम जो है चित्र को मिटा दें, माना कि चित्र को क्यों मिटाने पर, चित्र को मिटा ही दे, मान क्यों नहीं साक्षात। अब इसमें जो कोण दिए हैं उनको जोड़ घटा लो, 90 कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, 90 जोड़ के हो जाएंगे 180 अंश, 180 अंश को उधर ले जाओ तो उसमें माइनस कर दो, तो कितना बचेंगे, उतार कर दो। हम ये सोच रहे हैं, देखो कितना बढ़िया है, देखो पहले देखो 90 180 180 180 360 बचा ही नहीं बचा, 360 माइनस प्लस के नहीं है, ये प्लस ही क्या है, माइनस बाद में है, माइनस बाद में R1 प्लस R2 बराबर कितना है 300, ठीक है, और प्लस ए कहाँ चला गया, प्लस ए कितना है, प्लस ए, ठीक। अब 360 को उधर लेके जाएंगे, a माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300, ये अब ये कट गया तो बचा उधर क्या 0, a बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो R1 प्लस R2 या करके हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा a। समीकरण इसको ले लेते हैं, 2 बन गए थे, तीसरा बना लेते हैं। अब a का मान जो कहां रखा जाएगा, नहीं a का मान क्यों रखेंगे, a का मान क्यों रखेंगे भाई, a का मान ही रखेंगे, R1 प्लस R2 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से क्या है, 1 से डेल्टा बराबर विचलन कोण, तो और संबंध तो इसी में निकलेगा क्योंकि इसमें तो हमारा विचलन कोण दिया है, इसी में
प्रिज्म कोण दिया है, प्रिज्म कोण कितना है ए, तभी तुम्हारा प्रिज्म संबंध निकल आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस, अब R1 प्लस R2 की जगह पे क्या रखा जाएगा ए को इधर ले आओ, डेल्टा माइनस ए माइनस क्यों हो जाएगा प्लस, माइनस का उधर है इधर आएगा तो प्लस का I1 प्लस I2। तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो भी लिख दें। ये क्या है, डेल्टा क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण, ये है प्रिज्म कोण, I1 है जो आपतन कोण, बराबर में क्या है I1 क्या है आपतन कोण है। सर I1 I2 दोनों है ना, तो बहुभुज के हिसाब से। हाँ नहीं I1 I2 अलग है ना, आपतन कोण है, I1 क्या है आपतन कोण, अब I2 है निर्गत कोण। निर्गत के अलावा अंतिम कोण लिख सकते हो, निर्गत निकलता हुआ है ना, इसलिए अंतिम कोण लिख सकते हो निर्गत कोण। ये तुम्हारा यही तुम्हारा संबंध था, आगे वाला संबंध सिद्ध हुआ, नोट कर लीजिए। जब